चक्रपुर गांव में चंद्रभान नामक एक चोर रहता था। वो अभी छोटा ही था कि उसके पिता गुजर गए। खेती बाड़ी के लिए जमीन थी नहीं। धीरे धीरे वो चोरी करना सीख गया और एक दिन शातिर चोर बन गया। परेशान होकर उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया। माँ ने सोचा कि कंधों पर जिम्मेदारी आने पर वो सुधर जाएगा। विवाह के कुछ दिन बाद तक तो वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाने लगा। कुछ समय बाद उसके एक बेटी हुई, लेकिन बेटी को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। परिवार में चंद्रभान, उसकी बूढ़ी माँ और बेटी रह गए। पत्नी की मृत्यु के बाद चंद्रभान ने वापस चोरियां करनी शुरू कर दी। माँ ने कई बार समझाया, बेटा तू बड़ा हो गया है, अब मेहनत करके खा, चोरी की आदत छोड़ दे। पर चंद्रभान को तो इसकी लत पड़ गई थी। दिन भर आराम करता, रात होते ही घर से निकल पड़ता। पैसा, बर्तन, गहना, कपड़ा जो भी हाथ लगता उठा लाता। कभी कोई कीमती चीज मिल जाती तो फिर कई दिन छुट्टी कर लेता। एक बार चंद्रभान की माँ बीमार हो गई। उसने दवा दिलवाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। वो दिन पर दिन और कमजोर होती जा रही थी। माँ की बीमारी के कारण चंद्रभान चोरी करने भी नहीं जा सका। घर में रखा रुपया पैसा खत्म हो गया। बीमारी बढ़ती जा रही थी, ऊपर से काम धंधा चौपट, खाने के लाले पड़ गए। चंद्रभान ने निर्णय किया, आज चोरी करने जरूर जाएगा। अमावस की रात थी, घना अंधेरा छाया हुआ था। एक प्रहर बीता, बीमार माँ की आंख लग गई। बेटी भी सो गई थी। चंद्रभान घर से निकल पड़ा। कोस भर की दूरी पर दूसरा गांव था। वो वहां पहुंच गया। एक गली से निकल नीम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। पास के एक मकान से उसे बातचीत की आवाज सुनाई दी। चंद्रभान नजदीक जाकर दीवार के साथ कान लगा उनकी बातें सुनने लगा। दो व्यक्ति धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। चंद्रभान ने खिड़की से देखा, कोई बुजुर्ग पलंग पर लेटा हुआ है। उसकी आवाज से लगा वो बीमार है। उसकी चारपाई के पास ही एक युवक खड़ा था। बातें सुन चंद्रभान समझ गया, वे पिता पुत्र हैं। युवक ने कहा, पिताजी, सुबह वैद्य जी के पास शहर चलेंगे। आज फसल बिकी है। आपकी दवा के लिए मैंने 400 रुपये अलग निकालकर सामने अलमारी में रख दिए हैं। वैद्य जी ने कहा है, दवा महंगी है पर आप उससे ठीक हो जाएंगे। चंद्रभान ने युवक की बात सुन ली थी। वो वहीं दीवार की ओट में छिपकर बैठ गया। रात का अगला पहर बीता। चंद्रभान ने देखा, पिता पुत्र दोनों सो चुके थे। वो खिड़की के रास्ते चुपचाप कमरे में घुसा और अलमारी में रखे रुपए निकाल लिए। दिन निकलने से पहले वो अपने घर लौट आया। माँ ने पूछा तो बहाना बना दिया। चंद्रभान अगले दिन फिर चोरी करने निकला। इस बार उसका शिकार बना निहालचंद। निहालचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाकर रखे थे। चंद्रभान ने सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी के गहने भी चुरा लिए। इन 2 दिनों में चंद्रभान को काफी माल मिल गया था। उसने सोचा, मेरे पास अब पैसा हो गया है, शहर में वैद्य से माँ का इलाज करवा सकता हूँ। बेटी भी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। चंद्रभान चाहता था किसी अच्छे युवक से लड़की का विवाह हो जाए, पर समाज में उसकी इज्जत तो थी नहीं। जहाँ भी लड़की के लिए रिश्ते के लिए जाता, न हो जाती। इस बार संयोग से वो उसी गांव में पहुंच गया जहां निहालचंद ने अपनी बेटी की सगाई की थी। चंद्रभान को वहां एक लड़का पसंद आ गया। उसने लड़के के माँ बाप से बात की। उन्होंने हाँ कर दी। चंद्रभान बेटी की शादी शीघ्र करना चाहता था। उसने वही मुहूर्त निकलवा कर विवाह का दिन निश्चित कर दिया। उधर निहालचंद के पास बारात को खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसने कुछ महीनों के लिए बेटी का विवाह टाल दिया। चक्रपुर गांव से बाहर तालाब किनारे गोपाल जी का एक मंदिर था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता था। लोग कार्तिक में स्नान करते और गोपाल जी के मंदिर में रखी गुल्लक में पैसे डालते। लोगों की मान्यता थी कि पूर्णिमा के दिन गोपाल जी स्वयं आते हैं। जिन लोगों ने श्रद्धापूर्वक अपनी सच्ची कमाई से दान दिया है, उनको उसका फल देते हैं। लोग दान देकर मन्नत मांगने वहां आते थे। चंद्रभान भी मेले में गया। तालाब में स्नान कर उसने दान स्वरूप गुल्लक में पैसे डाले। उसने निहालचंद के घर से चुराए गहनों में से एक अंगूठी भी गुल्लक में डाल दी। मन्नत मांगी, बेटी का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, माँ स्वस्थ हो जाए। वो घर लौट आया। अभी कुछ ही दिन बीते थे।
वो एक बार माँ के लिए शहर से दवा लेकर लौट रहा था। रास्ते में वो गांव भी पड़ता था जहां से चंद्रभान ने 400 रुपये चुराए थे। उत्सुकतावश वो उसी घर के आगे से निकला। उसने देखा वो बूढ़ा तो भला चंगा होकर घर के बाहर टहल रहा था। चंद्रभान ने पूछा, काका तुम तो बीमार थे, अब तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो। बूढ़े ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, गोपाल नाम का एक वैद्य गांव में आया था। उस वैद्य ने तो दवा के रुपए भी नहीं लिए। बेटा, भला हो उस वैद्य का, क्योंकि मेरे पास तो दवा के रुपए भी नहीं थे। फसल बेचकर जो रुपए दवा के लिए रखे थे वे तो चोरी हो गए थे। उसी की दवा से ठीक हुआ हूँ। चंद्रभान को जल्दी थी। घर आकर वो बेटी के विवाह की तैयारियों में जुट गया। समय गुजरा, विवाह का दिन आ गया। चंद्रभान ने बारातियों के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए। शाम गाजे बाजे के साथ बारात आई, पर यह क्या, बारात तो निहालचंद के घर की तरफ जाने लगी। चंद्रभान को पता चला कि बाराती निहालचंद के घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो भागा भागा उनके पास गया। बोला, मेरा घर उधर है, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तभी उसकी नज़र दूल्हे पर पड़ी। यह तो वो लड़का नहीं था जिससे उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। उसका माथा ठनका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, आप लोग किसके यहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, निहालचंद के यहाँ। इस लड़के साथ उसकी बेटी का विवाह होना है। एक बाराती बोला, नहीं, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति आया था। वो खुद को लड़की का चाचा बता रहा था। वही वहाँ गांव में आकर रिश्ता तय कर गया था और आज के दिन बारात सहित आने को कह गया था। चंद्रभान ने कहा, मेरी बेटी की बारात भी आपके गांव से ही आनी थी, अभी तक आई नहीं। बुजुर्ग बोला, आपने तो बेटी का रिश्ता 6 माह के लिए टाल दिया था, फिर बारात आज कैसे आती? चंद्रभान के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। कहा, मैंने तो रिश्ता नहीं टाला। दूसरा बाराती बोला, गोपाल नाम के उस आदमी ने कहा था कि चंद्रभान ने 6 माह के लिए विवाह टाल दिया है। मैं उसका मित्र हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। चंद्रभान को काटो तो खून नहीं, अब क्या करे? काफी देर सोचता रहा। गोपाल नाम का यह आदमी कौन है? तभी उसे गोपाल जी के मंदिर का ध्यान आया। उसने गुल्लक में पैसे डाले थे, अंगूठी भी डाली थी, फिर भी काम नहीं बना। वो मंदिर के पुजारी के पास गया, सारी कहानी कह सुनाई। पुजारी ने कहा, क्या गुल्लक में डाला धन तुम्हारी शुद्ध कमाई का था? चंद्रभान मंदिर में झूठ न बोल सका। बोला, वो सब तो चोरी का धन था। पुजारी ने कहा, जिनका धन था गोपाल जी ने उनको ही फल दिया। तुम भी शुद्ध कमाई करोगे तो तुम्हें भी फल मिलेगा। बात चंद्रभान की समझ में आ गई। गुल्लक में डाले पैसे बूढ़े आदमी के थे, अंगूठी निहालचंद की थी। दोनों के काम हो गए। बूढ़े आदमी को बिना रुपयों के दवा मिल गई और वो स्वस्थ हो गया, और निहालचंद की बेटी का रिश्ता तय हो गया। अब चंद्रभान को सारी बात समझ आ गई कि गोपाल जी ने खुद यह सब कुछ किया है। चंद्रभान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुंधे गले से बोला, गोपाल जी, मुझे क्षमा करो। मेरे किए गए अपराध की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं आज से ही चोरी के धंधे को छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर चंद्रभान वापस घर की तरफ मुड़ गया। निहालचंद की बेटी को ब्याहने दूल्हा बारात सहित दरवाजे पर आ गया। निहालचंद हैरान था कि मैंने तो बेटी की शादी 6 माह के लिए टाल दी थी, फिर यह बारात कैसे आई? हो सकता है कि बेटी के ससुराल वालों को ध्यान नहीं रहा हो, किंतु अब बारात का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके यहाँ कोई तैयारी थी ही नहीं। वो सोच में पड़ गया। उधर मंदिर से लौटते चंद्रभान ने सोचा, बारात के लिए पकवान निहालचंद के पैसों के हैं, मेरी बेटी की बारात तो आ जाएगी नहीं, फिर क्यों न यह सामान निहालचंद को सौंप दूं? वो भागा भागा निहालचंद के घर गया। बोला, भाई, मैंने अपनी बेटी के विवाह की सब तैयारी कर रखी थी, अब तुम वो सारा सामान अपनी बेटी के विवाह के लिए ले लो। क्यों भला? निहालचंद ने पूछा। यह गोपाल जी का आदेश है। कहते हुए चंद्रभान ने और लोगों को भी साथ लिया और सारा सामान निहालचंद के घर पहुंचा दिया। निहालचंद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पुजारी जी उधर से गुजरे। चंद्रभान बोला, पुजारी जी, मैंने निहालचंद को सब सामान वापस कर दिया है। गोपाल जी से कहना मुझे आशीर्वाद दें कि 6 माह बाद मेरी बेटी का विवाह भी सुख से संपन्न हो जाए।
पुजारी ने चंद्रभान को गले लगा लिया। निहाल चंद को पूरी कहानी समझा दी। कहा, धूमधाम से बेटी का विवाह करो, गोपाल जी तुम्हारे साथ हैं। खुशी से निहाल चंद की आंखों में आंसू आ गए।